ठीक है बच्चों। अब हम एनालिटिकल थ्योरी की बात करेंगे। डैम्ड ऑसिलेटर्स जो होते हैं, यानी कि जिसमें फ्रिक्शन होता है, और जो ऑसिलेटर किसी फ्रिक्शन की वजह से, जैसे हवा का रगड़ हो गई, या जिस सतह पर वो ऑसिलेट कर रहा है उस पर रगड़ हो गई उस सतहों के बीच में, इन सब फैक्टरों की वजह से आपका ऑसिलेटर जो होता है वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करता रहता है, धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोता रहता है। और एनर्जी खोने की वजह से उसका एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जाता है। ये चीज़ें हम लोगों ने समझने के लेवल पर तो पढ़ ली थी इससे पहले सेक्शन में। इस दूसरे सेक्शन में हम इसकी मैथमेटिकल थ्योरी करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा एनालिटिकल थ्योरी। Analytical theory of damped harmonic oscillations। ठीक है, हमें क्या करना है, एनालिटिकल थ्योरी पढ़नी है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस की। और ये थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन के रूप में आपसे ये पूछा जाता है। तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले तो यही मानेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑसिलेटर है। फॉर एग्जांपल आप सोचें कि मान लीजिए एक बर्तन है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये आपका पानी, ये आपको कोई लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ एक पेंडुलम आपने इसके अंदर ऐसे रख रखा है, ये आपका एक पेंडुलम है। किसी तरह से आप इसे थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ देते हैं, किसी तरह हुक वगैरह लगा करके आपने ऐसा किया, तो जब ये अपनी इस मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, तो आप क्या देखोगे, अगल बगल का जो पानी है, चूंकि ये पानी में बार बार मूव कर रहा है, तो पानी के मॉलिक्यूल इसकी एनर्जी को इससे एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ये जो ऑसिलेशन होगा ये कुछ 1-2 बार चक्कर लगा करके रुक जाएगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को बहुत तेजी से इन वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर वो जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो एक तरह से डैम्प्ड मीडियम है, अवमंदित करने वाले माध्यम है, जिसकी वजह से इस ऑसिलेटर की एनर्जी बहुत तेजी से लॉस हो रही है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ते तो यही कहेंगे। मान लीजिए शुरुआत ऐसे होगी, लेट अस कंसीडर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर where a mass m is connected with a massless spring of stiff constant k with a rigid surface। ठीक है, आप जब ऐसा लिख दोगे तो आप कहोगे कि जब हम इस ऑसिलेटर को ऑसिलेट करेंगे तो इस पर 2 तरह के फोर्स काम करेंगे। एक तो मैंने आपको बताया है, जब भी कोई ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेशंस करने के लिए जो फोर्स जिम्मेदार होता है उसे हम का नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। और यहाँ पर अब रीस्टोरिंग फोर्स के साथ एक फोर्स और काम करना शुरू कर देगा, और वो फोर्स है डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स, जो कि ये पानी जो आपने भरा है इसको आप डैम्पिंग की तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, कि डैम्प कर रहा है, ये एनर्जी को उससे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दिस इज द डैम्पिंग फोर्स यहाँ पर है। तो 2 फोर्स होगा। तो पिछले मैथमेटिक्स में जहां हमने केवल एक फोर्स F इजिकल टू माइनस के टाइम x को ही लेकर के पूरी मैथमेटिक्स शुरू की थी, अब की बार हमें एक डैम्पिंग फोर्स की भी बात करनी पड़ेगी। तो नोट्स आप कैसे बनाओगे, कैसे लिखोगे, लिखिए इसके बारे में, मैं बोल दे रहा हूं। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, स्मॉल m, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m is oscillating under a spring with spring constant k, spring constant k, full stop। let small x, क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। let small x is the displacement of body, let small x is the displacement of body from its equilibrium position at any instant, from its equilibrium position at any instant, full stop। due to change in displacement with time, due to change in displacement with time, the body, due to change in displacement with time, the body has instantaneous velocity dx by dt। तो
तो जो कि बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास एक वेलोसिटी भी आ जाएगी dx/dt। अब एक खास बात जरा समझे, हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि जो फोर्स है, जो ऑसिलेट करने वाला फोर्स है, जिसको हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स हम कह दें, ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और फोर्स की दिशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब आप हटाते हो तो यहाँ पर आप के लिख देते हो। के क्या है? स्टिफनेस कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, और ये कोई पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब के अपने आप में माइनस समथिंग नहीं हो सकता, के इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो आप देखते हो कि जितना ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसे बढ़े घटेगा वो डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है। जैसे आपने स्प्रिंग को लिया ताना, तो स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, जितना ज्यादा खींचोगे स्प्रिंग को उतना ही ज्यादा वो वापस से अपनी पोजीशन को प्राप्त करने की कोशिश करेगी, यानी रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। अब बात आती है फ्रिक्शनल फोर्स, डैम्पिंग फोर्स की। तो देखो भाई, एक चीज आपने देखा होगा, आपको कितनी हवा की रगड़ मिलेगी ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी स्पीड से अपनी बाइक चला रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, सोचो गर्मी का एक समय है, हवा जिसको हम सामान्य रूप से कहते हैं हवा चल नहीं रही, मतलब शांत है वातावरण, आप चुपचाप पसीने से लथपथ हो रहे हो, हवा थोड़ी सी लग जाए आपको अच्छा लगे। लेकिन तभी देखते हो कि एक इंसान है अपनी मोटरसाइकिल पे चला जा रहा है, उसके बाल भी उड़ रहे हैं, उसको कपड़े भी उड़ रहे हैं, तो आप सोचते हो कितना बढ़िया इसको हवा लग रही है, कितना आनंद आ रहा है। तो आखिर उसके तो बाल भी उड़ रहे हैं, कपड़े भी उड़ रहे हैं, आपके नहीं उड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हवा नहीं उस तरह से मूव कर रही है कि आपको लगे, पवन के झोंके आपको नहीं महसूस हो रहे, लेकिन वो चूंकि इस हवा से इतनी तेजी से गुजर रहा है, उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है मोटरसाइकिल के साथ कि हवा जो है वो उसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगाती है। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। इसीलिए अगर इस कमरे में, जैसे इस कमरे में सब खिड़की दरवाजे बंद हैं, अभी मैं चल रहा हूं तो मेरे बाल और कपड़े नहीं उड़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसी कमरे से सोचूं, इसी तरह के माहौल से मोटरसाइकिल से गुजरूं, तो आपको मेरे बाल भी उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, मेरे कपड़े भी उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी वेलोसिटी की वजह से इस हवा का फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, आप कितनी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा आपका जो डैम्पिंग फैक्टर है ये भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो डैम्पिंग फैक्टर है क्या करने वाला है? ये आपकी एनर्जी को लॉस खत्म करने वाला है। तो अब आप यहाँ पर ये कहोगे कि दो तरह के फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, और एक दूसरा फोर्स कैसा होगा? दूसरा फोर्स बच्चा जो होगा दैट विल बी ऑफ डैम्पिंग नेचर। तो यहां पे लिखोगे एट एनी इंस्टेंट the object, the oscillating body, at any instant the oscillating body is subjected to two instantaneous forces। पहला है रीस्टोरिंग फोर्स, पहला हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स, इसके बारे में लिखोगे या FRES कह दे। द रीस्टोरिंग फोर्स इज वर्किंग, ना लिखो, इज against the opposite to the restoring force is opposite to the displacement. The restoring force is opposite to the displacement and may written as FRES is equal to minus KX. And the restoring force is written as F is equal to minus KX. यहाँ पर K क्या है? K is a positive number called स्टिफनेस कांस्टेंट, स्टिफनेस या इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। K इज अ पॉजिटिव नंबर कॉल्ड स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट। दूसरा क्या है? दूसरा है डैम्पिंग फोर्स, इसको हम लिख सकते हैं FR या ऐसे लिखो फ्रिक्शन, FRIC, फ्रिक्शनल फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यहां आप लिखोगे द डैम्पिंग फोर्स इज proportional to velocity of the object. The damping force is proportional to velocity of the object
एंड ऑलवेज अपोजिंग इट, एंड ऑलवेज अपोजिंग इट, क्योंकि हवा हम चल रहे हैं आगे तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वही आपने लिखा द फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड ऑलवेज अपोजिंग इट। तो यहाँ पे आप लिखोगे एफ फ्रिक्शनल इज डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि यही तो है वेलोसिटी और अपोज कर रहा है, और एक कांस्टेंट हम यहाँ लिख देंगे बी। बी क्या है, जैसे यहाँ के है कांस्टेंट है जो स्प्रिंग के नेचर पर डिपेंड करता है, जो कि ऑसिलेट करा रही है बॉडी को, वैसे ही जो बी है ये उस फ्रिक्शनल माहौल को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई dx बाई dt तो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की जो कि ऑसिलेट कर रहा है, तो जिस माहौल में ऑसिलेट कर रहा है जो कि उस वेलोसिटी की वजह से उससे एनर्जी खींच रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो बी पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे आपको मालूम होगा कि जब बारिश जब जाड़ा होता है, कोहरा हो रहा गिरता है, तो उसमें हवा जो होता है, हवा का डेंसिटी बढ़ जाता है। भाई भाप, उसमें वेपर भी हो जाती है ना, जो ओस की बूंदें होती है ये भी हवा में रहती हैं। तो जो अभी गर्मी के दिनों में, अगर मई के दिन में आप हवा की डेंसिटी निकालोगे तो वो, और जो जाड़े के दिनों में जब कोहरा गिर रहा होगा उस दौरान जो हवा की डेंसिटी निकालोगे उसमें अंतर आता है। तो मान लो इस अंतर को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर ही ये बी है। या जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मान लो एक बर्तन से पानी भरा जिसमें आप ऑसिलेशन करा रहे हो, मान लो ना पानी भरा है, उसमें मिट्टी तेल भरा हुआ या पेट्रोल भरा हुआ, वो भी तो लिक्विड है, उसमें भी ऑसिलेशन हो सकता है। या आपने कोई शहद भर दिया है, शहद है, तो शहद जो होता है तो और गाढ़ा होता है, तो और तेजी से डैम्पिंग करेगा। तो आप मिट्टी तेल ले सकते हो जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, बहुत पतला होता है, तो उसमें थोड़ी देर तक वो ऑसिलेट करेगा। पानी ले लो, थोड़ा गाढ़ा हुआ, शहद ले लो और गाढ़ा हुआ। तो ये जो माध्यम तो सब डैम्पिंग वाले ही हैं। ये सारा शहद, पानी, मिट्टी तेल या पेट्रोल, ये सब क्या है, ये ऑसिलेटर को धीरे धीरे उसकी एनर्जी को लॉस तो करेंगे ही, लेकिन इनमें भी अपना अपना कुछ कुछ महीन महीन अंतर है विस्कोसिटी की टर्म में, डेंसिटी की टर्म में। तो उन सारे सब छोटे छोटे महीन महीन जो शब्द हैं, जो टर्म है, उनको सबको कैटर करता हुआ हमारा एक कांस्टेंट है बी। बी इज अ कांस्टेंट रिलेटेड विद द डैम्पिंग मीडियम। वो जो मीडियम है डैम्पिंग, उस पर डिपेंड कर रहा है, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे ये अपने आप ही पॉजिटिव था कि ये नेगेटिव साइन तो ये शो कर रहा था कि ये रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। ऐसे ही फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा विरोध किसका कर रहा है, वेलोसिटी का। तो ये माइनस साइन तो इस विरोध को दिखा रहा है, ये तो अगेंस्ट दिखा रहा है, लेकिन जो बी है ये उस माध्यम का गुण है, और ये जो के है ये उस स्प्रिंग का गुण है जो कि ऑसिलेशन करा रहा है। तो एक देखो, के स्प्रिंग करा रहा है ऑसिलेशन, और ये स्प्रिंग ये जो है जो कि उसको अपोज कर रहा है। ठीक, तो ये आपके पास हो गया। यहां पर बी इज अ कांस्टेंट, बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इज अ डैम्पिंग कांस्टेंट एंड इज ऑलवेज, क्या होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब आप दो तरह के, और ये किसी विशेष क्षण पर जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है, ये उस क्षण पर उस डिस्प्लेसमेंट के साथ जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जुड़ी है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको लिखोगे द इंस्टेंटेनियस फोर्स on oscillating object is F. F बराबर क्या हो जाएगा, F रिस्टोरिंग प्लस F फ्रिक्शनल। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स बाई डी टी बाई न्यूटन्स लॉ। न्यूटन क्या कहते हैं, F बराबर जो होता है वो होता है m टाइम d2x बाई dt स्क्वायर। इसे कहते हैं एक्सेलरेशन, ये है मास। तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स है। तो आपके पास हो जाएगा m d2x बाई dt स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस b dx बाई dt। तो अब m से डिवाइड कर दो, तो d2x बाई dt स्क्वायर बराबर माइनस के बाई एम एक्स माइनस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब इसको सब एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको ले आओ तो b बाई 2m है dx बाई dt
प्लस इधर जाएगा k बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर d2x बाई है, एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, एक ऑर्डर, तो 0 ऑर्डर। तो एक तरह से ये है सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी हमारे द्वारा, ये भी आयलर और बर्नौली के द्वारा बहुत अच्छे से डेवलप की गई इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। अब जब देखो पिछले केस में क्या था, इससे पहले वाला जो फ्री ऑसिलेशन केस किया था बच्चों हम लोगों ने, उसमें खाली ये टर्म था d2x/dt² और k बाई एम एक्स, ये टर्म नहीं था क्योंकि उस दौरान हम लोगों ने कोई फ्रिक्शन नहीं माना था। अब जरा हमेशा सोचे रहो, फ्रिक्शन जब माना तो हमने बी इंट्रोड्यूस किया, यानी बी कहीं पर बी का होना, कहीं पर कोई जो बी जो टर्म है, अगर ये टर्म कहीं पर मौजूद है, वो इस बात का प्रतीक है, वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जहां बी मौजूद है ये टर्म फ्रिक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिस पानी में, जिस लिक्विड में आप उस ऑसिलेशन को परफॉर्म कर रहे हो, उसके फ्रिक्शन वाला गुण इस बी की वजह से दिख रहा है। तो k बाई एम क्या होता है, ये तो ऑसिलेशन तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, ये उसका टर्म है। और ये वाला टर्म कौन दिखा रहा है, ये वाला टर्म दिखा रहा है फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये गणित जब की गई तो गणितज्ञों ने अपनी दूरदर्शिता को, अपना कैलकुलेशन को यूज किया। यहाँ पर जो 2 है इसको मैनेज करने के लिए उन्होंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। तो इन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि पुट आप क्या करें, b बाई 2m को 2r लिखें। r क्या है, अब जो कि b डैम्पिंग के साथ जुड़ा हुआ टर्म है, m तो बॉडी का मास ही है, तो हमने b बाई m को 2r माना। यहाँ पर r क्या है, r इज डैम्पिंग कोफिशिएंट, मान लो इसे कहेंगे डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है, कह सकते हैं। एंड k बाई m को आप क्या मानोगे, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ओमेगा इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जहां कहीं भी आपको ओमेगा दिखे, मतलब ये वो फैक्टर है जो कि उस बॉडी को ऑसिलेट करवाने वाला है, और जहां कहीं भी आर दिखे, इसका मतलब ये वो फैक्टर है जो बॉडी की इस ऑसिलेशन से उसकी एनर्जी खींच के उसके ऑसिलेशन को खत्म करना चाह रहा है। एक विलेन जैसा रोल यहाँ पर बी प्ले कर रहा है। ओमेगा क्या है, ओमेगा एक हीरो जैसा रोल है। हीरो इन सेंस कि वो चाहता है, ओमेगा चाहता है कि ऑसिलेशन हो, चूंकि ओमेगा में कौन जुड़ा है, के जुड़ा है, स्प्रिंग जुड़ा है, स्प्रिंग कांस्टेंट जुड़ा है। स्प्रिंग तो चाह ही रही है कि ऑसिलेशन, स्प्रिंग की वजह से तो ऑसिलेशन होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये ओमेगा का टर्म, इट इज टर्म जो कि ऑसिलेशन को होने की गुण को दिखा रहा है, एंड द आर इज टर्म जो कि ऑसिलेशन के न होने के लिए जो भी रुकावटें डालने वाले टर्म है उसको शो कर रहा है। हमको ये इनसाइट डेवलप रखनी पड़ेगी, आर की और ओमेगा की ये जो भावनाएं हैं एक हीरो और विलेन की, इसको हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम लोग ये देखेंगे एक स्थिति जब विलेन हीरो से भारी है तो क्या होगा, फिर एक स्थिति जब हीरो और विलेन दोनों ही टक्कर के हैं, फिर एक स्थिति जब हीरो भारी है विलेन कमजोर है। तो विलेन भारी से हीरो कमजोर की स्थिति, और फिर दोनों बराबर की, और फिर हीरो बड़ा और विलेन छोटा, इन 3 स्थितियों से 3 तरह के ऑसिलेशंस हमको समझ में आएंगे, और आपके सिलेबस में तीनों दिए गए हैं। आपको जब विलेन भारी होता है तो उसे कहते हैं ओवर डैम्प्ड, जब हीरो विलेन दोनों टक्कर के लगभग होते हैं उसे कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड, और जब हीरो बड़ा होता है विलेन छोटा होता है तो उसे कहते हैं अंडर डैम्प्ड। तो 3 तरह के ऑसिलेशन आपके सिलेबस में है। और यकीन मानो बच्चा, अगर इस यूनिट से सवाल आता है, जो कि आता है, और अगर पेपर सेटर ने थोड़ा सा पेपर को अच्छा किया, चलो थोड़ा अच्छा फिजिक्स का पेपर देते हैं, तो वो आपसे इन तीनों केसेस से जुड़ी हुई बारीकियां पूछता है, इनका अंतर पूछ सकता है, ग्राफ प्लॉट करा सकता है, डेरिवेशन आपसे करा सकता है। तो इस लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अगर हम कहें इसे हम मान लें अभी इक्वेशन नंबर 1, मेरे ख्याल से इससे पहले और कोई इक्वेशन नहीं बनी है तो ठीक है, अगर बनी है तो प्लीज आप इसको फॉलो करें, क्योंकि मुझे याद नहीं कि इससे पहले मैंने कोई इक्वेशन बनाई है कि नहीं, क्योंकि वो लेक्चर जो पहले पार्ट का लेक्चर था और इस पार्ट के लेक्चर में करीब एक सुबह शाम, वो कल रात को हुआ था और आज रात, मतलब 24 घंटे का अंतर हो रहा है। तो आप लिखोगे, इक्वेशन 1 गिव्स, क्या देगा भाई इक्वेशन 1, d2x बाई dt स्क्वायर 2r dx बाई dt
प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जीरो। अच्छा, कोई अगर आपके दिमाग में सवाल आए कि भाई यहाँ पर 2r क्यों माना, r क्यों नहीं माना, तो इसका कारण कोई फिजिक्स का रूल नहीं है। इसका जो कारण है बच्चा वो है मैथमेटिक्स। मतलब लोगों ने जो मैथमेटिक्स करके देखी और ये पाया कि मैथमेटिकली अगर हम यहाँ 2r कर देंगे तो ये एक अच्छी इक्वेशन बन जाएगी, जो 2 कैंसिल करके हाफ ऑफ वाले टर्म अब नहीं आएंगे। सो अब हम मान लें इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन नंबर 2 को अब हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो, पिछले केस में देखो, पिछले केस में क्या था, अगर आप इतना हिस्सा ही केवल इतने इसको छोड़ दो तो ये जो पूरा इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन था वो कैसे लिखा था हम लोगों ने, इसके सोल्यूशन को हम एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इतना जो था इसको हटा दो तो बाकी के जो टर्म था वो तो ऑसिलेशन को बताता ही है। अब ऑसिलेशन को बताने के लिए आपने x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई ऐसा टर्म इस्तेमाल कर लिया। आप कॉस का भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि साइन कॉस में खाली एक फेज का अंतर होता है, इक्वली दोनों पीरियोडिक होते हैं। और आपको मालूम है कि e की पावर आई थीटा है, तो उसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आप लिख सकते हैं। अगर आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई थीटा कह रहे हो, इसका मतलब आप साइन थीटा की बात कर रहे हो। अगर आप रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई थीटा कहोगे तो इसका मतलब आप कॉस की बात कर रहे हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसका सॉल्यूशन हम साइन कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, या ज़्यादा जनरलाइज फॉर्म अगर हम अपनाएं तो हम एक्सपोनेंशियल के टर्म में उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो आप खुद सोचो, अब यहाँ पर मैथ उस तरह से नहीं लग रही, अब खुद सोचो कि भैया आपका ऑसिलेटिंग करता हुआ ऑब्जेक्ट है, आपने पानी में रख दिया, तो पानी के रखने मतलब जम थोड़ी जाएगा, उसके अंदर कुछ तो ऑसिलेशन करेगा ही। अगर ऑसिलेशन करेगा तो साइन और कॉस या एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं। हाँ, ये जरूर देखने वाली बात है कि जब वो ऑसिलेशन करेगा तो कितने समय तक करेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड करेगा, एक ही चक्कर लगा पाएगा कि थोड़ी देर तक लगाता रहेगा, ये सारे फैक्टर हैं। तो हम ये कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 एक सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका सोल्यूशन हम एक मान सकते हैं, एक्सपोनेंशियल नेचर का मान सकते हैं, क्योंकि साइनोसॉइडल बिहेवियर है और इसमें भी साइनोसॉइडल बिहेवियर है, इसके भी ऑसिलेशन का गुण है, और एक्सपोनेंशियल में भी वो साइन और कॉस टर्म होते हैं। तो थोड़ा जनरलाइज किस्म का हम एक सोल्यूशन मानते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन 2 इज अ सेकेंड ऑर्डर homogeneous differential equation and its solution may written as x बराबर c e की पावर अल्फा t, ऐसा हम मान सकते हैं। हमने अपनी तरफ से कहीं आई वाई कुछ नहीं माना है, कुछ नहीं माना अभी, बस हमने कहा एक कांस्टेंट c है कोई, एक कांस्टेंट अल्फा है कोई, इनको हम निकाल सकते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और टाइम के साथ चूंकि सारा वेरिएशन हो रहा है इसलिए टाइम को यहाँ पर रखना वाजिब सी बात है। तो हमने मान लिया सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में, वेयर c एंड अल्फा आर सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से चीजें आपको मतलब ऑब्वियस से लग रहे होंगे, कुछ भी हम जबरदस्ती थोप नहीं रहे हैं। अगर आपको लग रहा हो फिर भी कि सोल्यूशन कैसे आया, तो ये हमने एक हिट एंड ट्रायल की तरह से लिया कि चलो मान ले ऐसा सोल्यूशन होगा। अब आपने कहा कि सर साइन और कॉस क्यों नहीं लिया, तो हमने जनरल से बात ले ली ना, एक्सपोनेंशियल में तो सब कुछ होता है, ये साइन कॉस, तो हमने जनरल ले लिया। जनरल e की पावर के साथ क्या होता है, उसको डिफरेंशिएट करना भी आसान होता है, उसको इंटीग्रेट करना भी आसान होता है। तो हमारी नेचुरल चॉइस यही है कि मैथमेटिकली थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अगर हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन होगा, तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 2 में रख दो तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आ जाएगा, जैसे राइट हैंड साइड में 0 है, इसे कहते हैं सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखोगे ऑल्सो अगर आप x की वैल्यू तो यहाँ रख दोगे, लेकिन dx बाई dt क्या होगा तो निकाल लेते हैं। तो ऑल्सो dx बाई dt क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो c तो ऐसे रहेगा e की पावर अल्फा t, एक बार अब इसके बाद क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ अल्फा टी, यहाँ से आ जाएगा c अल्फा e की पावर अल्फा t। भाई इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dt बाई dt 1 हो जाएगा, सिर्फ अल्फा बचेगा, वो आपने यहाँ लिख दिया, तो c अल्फा e की पावर अल्फा t। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, अगर आपको d2x बाई dt स्क्वायर लिखना है, इसका मतलब आप d बाई dt ऑफ dx बाई dt कर रहे हो,
यानी कि आप कर रहे हो डी बाई डी टी ऑफ सी अल्फा e की पावर अल्फा टी कर रहे हो। तो अब देखो एक बार डिफरेंशिएट हुआ था टी के रिस्पेक्ट में, तो एक अल्फा मल्टीप्लाई हो गया, फिर से डिफरेंशिएट होगा तो फिर अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी सी अल्फा स्क्वायर e की पावर अल्फा टी। बेसिक से डिफरेंशिएशन है 12th क्लास का, बट मैंने इसको कोशिश की है आपको समझाने की। तो सी अल्फा e की पावर अल्फा टी है। तो अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation 2, by substituting these values in equation 2, what will we get? We get, चलो यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी, इसकी जगह पे आपने रख दिया सी अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी प्लस 2 टाइम आर dx बाई dt क्या है, dx बाई dt है सी अल्फा ई की पावर अल्फा टी। यहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर सी ई की पावर अल्फा टी बराबर 0। ठीक है, सारी वैल्यू जो अभी आपने कैलकुलेट की है अलग अलग हिस्सों में, उसको उठा करके यहाँ पर रख दिया है। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखें यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जैसे सी यहाँ से ई की पावर अल्फा टी, सी यहाँ से ई की पावर अल्फा टी, सी यहाँ से ई की पावर अल्फा टी, बाकी तो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ई की पावर अल्फा टी, आपके पास बचेगा अल्फा स्क्वायर 2 टाइम आर अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। दो टर्म है, इन दो टर्म का प्रोडक्ट, जैसे अगर आपके पास दो टर्म है ए और बी, अगर आप कह रहे हो ए और बी का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ए 0 है या बी 0 है या दोनों ही मिला करके 0 है, ये तो होता है। अब जरा यहाँ गुंजाइश देखो, यहाँ पर दो टर्म है, ये है, मान लो ये ए है ये बी है, क्या हम ए को 0 मान सकते हैं? क्या हम ऐसा मान सकते हैं सी की पावर अल्फा टी 0 है, इसीलिए इसके 0 होने की वजह से इसके साथ प्रोडक्ट होकर के 0 आ गया। अब अगर आप सी ई की पावर अल्फा टी को 0 मानोगे, तो अभी यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में तो आपने माना है सी ई की पावर अल्फा टी सोल्यूशन एक्स है। तो अभी इससे पहले आप मान के आए हो कि हमारा सी ई की पावर अल्फा टी ही हमारा सोल्यूशन है, और अब आप यहाँ पे मान लोगे कि सी ई की पावर अल्फा टी 0 है, इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि हमारा सोल्यूशन 0 है। तो अगर तुम कह रहे हो कोई तुम्हारा सोल्यूशन 0 है, तो जब सोल्यूशन 0 मतलब सोल्यूशन नहीं है, जब सोल्यूशन नहीं है तो फिर कर क्या रहे हैं हम लोग ये सब, ये मतलब इस सब का मकसद क्या है? तो इसका मतलब ये निकल के आया है कि ये तो नहीं माना जा सकता, ऐसा तो नहीं मान सकते हैं कि हमारा ये जो टर्म है ये 0 है। तो इसका मतलब है अगर ये 0 नहीं है तो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म ही 0 होगा। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस सी ई की पावर अल्फा टी इज नॉट इक्वल टू 0, एज पर, क्यों नहीं 0 है? एज पर इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से बे नहीं 0 है। हेंस क्या है, अल्फा स्क्वायर 2 आर अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 ये आपको क्या ऐसे नहीं दिख रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस तरह इक्वेशन होती है, इसको रूट जो होता है वो कैसे होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसको कि हम श्रीधराचार्य विधि कहते हैं, श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं। तो अगर हम तुलना करें इसकी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पे अल्फा स्क्वायर है, बी की जगह पर 2r है, सी की जगह पर ओमेगा स्क्वायर है, ए की जगह पर यहाँ 1 है। तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब 2 रूट होंगे, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो हम इस श्रीधराचार्य मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखें इसके बारे में, इक्वेशन नंबर 4 के बारे में लिखें। अभी इसको मत लिखें, ये आपका रफ वर्क है, इसको अपने पास कहीं रख लेना नोट करने के लिए। ये चूंकि ये शायद छोटे क्लासों में ही, शुरुआती क्लासों में सिखाया जाता है, तो ये मान करके कि आपको आता है, इसको अपने हम यहां पर लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होंगे, अल्फा बराबर माइनस बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर 2r है,
तो फार्मूला ये लगाएंगे माइनस बी, तो 2r प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर। कैसे पता चला? इस फार्मूले से देखो 2r इसकी जगह पर है तो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? एक कंपेयर करो 1 है, c कितना है? ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, a 1 है यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास अल्फा क्या निकल के आएगा? अब मैं यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैं साफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस 2r प्लस माइनस, अगर हम 4 को यहाँ से बाहर निकाले तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 इन सबको काट देगा, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? सो अल्फा बराबर माइनस r प्लस माइनस r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अल्फा बराबर देखो यहाँ पर माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 कट चुका है। यहाँ पर अल्फा कितनी वैल्यू आई? 2 वैल्यू। कौन कौन सी? एक माइनस r के साथ प्लस साइन ले लो, इतना ले लो, और एक बार माइनस साइन के साथ इस माइनस को ले लो। तो यहाँ पे लिखोगे अल्फा के बाद लिखोगे, अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आगे लिखोगे हेयर 2 रूट्स ऑफ अल्फा आर। अल्फा की 2 रूट्स क्या हैं? अल्फा 1 बराबर माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अल्फा 2 क्या होगा? माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से 2 रूट है, एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है। अब आपने कहा अरे भाई इक्वेशन नंबर 3 में तो हमने एक ही रूट माना है अल्फा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपने तो अंदाजा लगाया था ना, हिट एंड ट्रायल के थ्रू आपने कहा था, लेकिन मैथमेटिक्स ने आपको बताया कि भैया आपने जो माना था वो तो सही था तरीका, लेकिन अल्फा की 2 रूट होंगे। तो हम कहेंगे ओके ठीक है, अगर अल्फा के 2 वैल्यू है तो हम अपने इक्वेशन नंबर 3 को, जो कि हमने ऐसे हिट एंड ट्रायल में लिया था, उसको सुधार में लाएंगे। तो अब हम अपने इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को, जो कि हमने सोल्यूशन माना है, और इस सोल्यूशन को अब हम लिखेंगे जबकि हम अल्फा 1 की वैल्यू भी रखेंगे, अल्फा 2 की वैल्यू भी रखेंगे। लेकिन जब हमने एक अल्फा लिया था तो एक कांस्टेंट सी माना था। अब चूंकि हम अल्फा 1 ले रहे हैं, अल्फा 2 ले रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर अल्फा 1 के साथ C1 मानेंगे, अल्फा 2 के साथ C2 मान लेंगे। क्योंकि 2 रूट निकल के आए हैं तो 2 कांस्टेंट भी हम लिख सकते हैं। Therefore the equation 3 मॉडिफाइड एज, कैसे मॉडिफाई हो जाएगा? x बराबर c1 e की पावर अल्फा 1t c2 e की पावर अल्फा tt, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसा लिख दिया तो आगे हम इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, है ना? तो अब आप लिखोगे और x बराबर c1 e की पावर, अब अल्फा 1 की वैल्यू रख देते हैं, माइनस आर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस C2 e की पावर माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। ठीक है ना? देखो कुछ नहीं किया भैया, आपने अल्फा 1 और अल्फा 2 को रखा वेयर। अब ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया, आपका ये फाइनल सोल्यूशन हो गया। इक्वेशन नंबर मेरे ख्याल से 5 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 5 ही हमारे डैम्प्ड ऑसिलेटर का फाइनल सोल्यूशन है। आप देखो यहाँ पर खास बात आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होगे, यहाँ पर आर का टर्म दिख रहा है। ये आर का टर्म जो है ये डैम्पिंग की वजह से आया है। ओमेगा का टर्म तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का टर्म है, आर का टर्म डैम्पिंग की वजह से आया है। यहाँ भी आर का टर्म डैम्पिंग की वजह से आया है। मतलब इस पूरे सोल्यूशन के अंदर आपके पास ये साफ साफ दिख रहा है कि जहां जहां आर है वो सब हमारे सोल्यूशन को प्रभावित कर रहे हैं, जो प्रभाव डैम्पिंग की वजह से आएंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन नंबर 5 को और गहरे से इसकी पड़ताल करें और गहरे से इसका पोस्टमार्टम करें तो हमें और इसके अंदर की चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, वो कौन से शर्तें हैं जब हमारा सोल्यूशन अपने आप को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, अपने आप को बदलेगा। तो यहाँ पर आप खुद ही देख रहे हो, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि आपको मालूम है अगर स्क्वायर रूट के अंदर
कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो जो आता है वो हमेशा रियल नंबर होता है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो बाहर जो निकल के आता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहां पर देखो स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है। आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, यानी अगर आर स्क्वायर ओमेगा से बड़ा है तो आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये अंडर रूट के अंदर की जो चीज है वो रियल नंबर आएगी। अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी है इस बात की। अगर ये दोनों लगभग बराबर हैं, जीरो करीब है, तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, लेकिन समस्या हमको तब होगी जब आर स्क्वायर छोटा होगा, ओमेगा स्क्वायर बड़ा होगा। तो अब ये स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म इमेजिनरी आ जाएगा। जैसे इमेजिनरी आएगा वैसे ही ये हिस्सा आपका रियल पार्ट है, ये हिस्सा इमेजिनरी, यानी ये पूरा e की पावर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बदल जाएगी। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर बदलेगी तो हम कहेंगे भाई इसका सीधा तौर पर तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें नहीं दिख रहा है, हमें इसे डिमाइवर थ्योरम वगैरह लगा करके ओपन करना पड़ेगा। और जब हम और गणित के थ्रू उसको एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि भाई ये तो एक नए तरह के सॉल्यूशन का व्यवहार दिखा रहा है। तो हम तीन स्थितियों में बात करेंगे, जब अंडर रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव है यानी रियल है, जब वो जीरो करीब है तब भी रियल, जीरो बहुत छोटा है, और तीसरा जब वो इमेजिनरी हो जाता है यानी कि अंडर रूट के अंदर का टर्म नेगेटिव हो जाता है, तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा। और यहीं से आपके सिलेबस में जो ओवर डैम्ड, क्रिटिकल डैम्ड और अंडर डैम्ड की कंडीशन है वो फुलफिल होती है। तो चलिए आज तक यही रखते हैं। अगला जो केस होगा, अगला जो हम क्लास लेंगे उसमें इस सॉल्यूशन को और अच्छे से एनालाइज करेंगे और वो जो रूट्स के सॉल्यूशन के व्यवहार हैं उनकी हम बातचीत करेंगे। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।